नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी। जी हाँ, तो बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023-24। जी हाँ दोस्तों, 2023-24 का प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज, और ये जो है वॉल्यूम 2 होने वाला है। क्या होने वाला है? वॉल्यूम 2 होने वाला है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। कौन सा करने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो है तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके दोनों वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ वॉल्यूम 1 का, जो है तो वॉल्यूम 1 का भी हमने सारा का सारा वीडियो का लिंक दे दिया। आप चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हम 75 जीके और जीएस का क्वेश्चन का बिल्कुल फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो ताकि सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा वो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। जी हाँ, तो ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग सेट की ओर। तो आज का ये सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर, यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 3 होने वाला है। कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट, यानी कि टेस्ट सीरीज नंबर 3 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, भारतीय पैरा एथलीट ने चीन के हांगझू, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हांगझू में आयोजित एशियाई, जी हाँ तो एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर जो है 29 स्वर्ण पदक। जी हाँ, तो यानी कि 29 स्वर्ण पदक जीतकर जो है क्या किया है? इतिहास रच दिया। अगर बात किया जाए रजत पदक कितना जीता, तो रजत पदक जो है वो 31 जीता। कांस्य पदक कितना जीता? तो 55 कांस्य पदक जीता है। अगर बात किया जाए कि भारत का, जी हाँ तो भारत का स्थान जो है कितना रहा था, तो आप लोग कमेंट करके, जी हाँ तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का स्थान कितना रहा था। और अगर कुल पदकों की संख्या की बात की जाए, तो कुल पदकों की संख्या जो है आपको कितना था? 111 था। कितना था? 111 आपका कुल पदकों की संख्या हो जाता है। अगर बात किया जाए कि चीन के, जी हाँ तो चीन के जो इस एथलीट में इसका जो शुभांकर था, क्या था? शुभांकर जो था वो क्या था? फेई फेई था। क्या था? फेई फेई जो था इसका शुभांकर हो जाता है। क्या होता है? शुभांकर हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य जो है हार्ट मीट्स, जी हाँ तो हार्ट मीट्स और ड्रीम साइन। जी हाँ, तो हार्ट मीट ड्रीम साइन इसका आदर्श वाक्य हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा नंदिनी दास। जी हाँ, तो नंदिनी दास को जो है ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। जी हाँ, तो सम्मानित किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा अमृत संस्कृत, जी हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अमूर्त संस्कृत विरासत, जी हाँ तो सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरबा जो है गुजरात का, जी हाँ तो गुजरात का जो है लोक नृत्य हो जाता है। क्या होता है? गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य हो जाता है। अगर बात किया जाए कि ये 9 दिवसीय, जी हाँ तो 9 दिवसीय उर्दू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। क्या किया जाता है? 9 दिवसीय, ध्यान दीजिएगा, 9 दिवसीय हिंदू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उर्दू नहीं, हिंदू त्योहार के नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान जो है गरबा जो है गुजरात में किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, उत्तरी कोरिया, कौन सा? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को
किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सैन्य, ध्यान दीजिएगा, सैन्य सीमांकन रेखा। कौन सा? सैन्य सीमांकन रेखा जो है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और साथ ही साथ दोस्तों इसे 38वीं समांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा भी कहा जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। अगर बात किया जाए रेड क्लिप रेखा, तो रेड क्लिप रेखा जो है क्या करती है? भारत, ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। क्या करती है? भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। उसी प्रकार से जो है आपको मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा जो है वो भारत, जब ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन को अलग करती है। क्या करती है? भारत और चीन को अलग करती है। उसी प्रकार से बात किया जाए हिडन वर्ग रेखा, कौन सी? हिडन वर्ग रेखा किसको किसको अलग करती है? तो हिडन वर्ग रेखा जो है जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी किसको किसको? जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। किसको? जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। इसी प्रकार से मैगी नॉट रेखा, ध्यान दीजिएगा, मैगी नॉट रेखा जो है किसको किसको अलग करती है? तो जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। क्या करती है? जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। इसी प्रकार से 49वीं पैरेलल रेखा, ध्यान दीजिएगा, 49वीं पैरेलल रेखा यानी कि 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए, यदि दोस्तों यूएसए और कनाडा को अलग करती है। क्या करती है? कनाडा को अलग करती है। उसी प्रकार से मैन रहीम रेखा, कौन सी? मैन रहीम रेखा जो है किसको अलग करती है? तो मैन रहीम रेखा जो है रूस और फिनलैंड को अलग करती है। उसी प्रकार से एक और रेखा हो जाता है डुरंड रेखा, कौन सी रेखा? डुरंड रेखा किसको किसको अलग करती है? तो पाकिस्तान को, जी हाँ, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। क्या करती है? पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। लेकिन जब डुरंड रेखा बना था तो भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। बढ़ाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि भूटान की सीमा जो है इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है आपके उड़ीसा से जो है जुड़ी हुई नहीं है। इसके अलावा जो है असम से, क्या? असम से, ध्यान दीजिएगा कि असम से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से, इन तीनों जगहों से जो है भूटान की सीमा जुड़ी हुई है। क्या यह जुड़ी हुई है? अगर बात किया जाए कि भारत के सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, भारत के गुजरात की तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई कितनी है? तो 1214.70 किलोमीटर है। क्या है? गुजरात की सीमा रेखा यानी कि गुजरात की तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है आपके 1214 किलोमीटर है। क्या है? 1214.70 यानी कि 70 किलोमीटर जो है आपको हो जाता है। अगर बात किया जाए कि नेपाल के साथ, किसके साथ? नेपाल के साथ कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा राज्य जो है क्या करता है? सीमा बनाता है। तो नेपाल के साथ जो है सबसे पहले अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना बिहार हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? आपको वेस्ट बंगाल हो जाता है। क्या होता है? वेस्ट बंगाल हो जाता है। उसके बाद सिक्किम हो जाता है। क्या होता है? सिक्किम। और एक राज्य हो जाता है आपका उत्तराखंड। क्या हो जाता है? उत्तराखंड जो है ये 5 राज्य जो है आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उसी प्रकार से अगर बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ अगर बात किया जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपको सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। उसके बाद असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे भी जो है आपके बांग्लादेश के साथ 5 राज्य जो है क्या करती है? सीमा साझा करती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस देश, या तो किस देश भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? जो तो कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर जो है असम का पुराना नाम जो है वो कामरूप हो जाता है। क्या होता है? कामरूप हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर बात किया जाए कामरूप की, तो कामरूप राज्य का साक्ष्य समुद्रगुप्त, या तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख से देखने को मिल जाता है। अगर उसी प्रकार से बात किया जाए थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो थाईलैंड का पुराना नाम जो है अस्थाम है। क्या है? अस्थाम जो है थाईलैंड का पुराना नाम है। अगर बात किया जाए श्रीलंका का पुराना नाम क्या होता है? श्रीलंका का पुराना नाम जो है आपका सिलोन हो जाता है। क्या होता है? सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत के किस राज्य को, या तो किस राज्य को
लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मिजोरम को। जो है तो मिजोरम को जो है लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जो है ये जाना जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, तो मिजोरम की स्थापना जो है 1987 में। कब, 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगर बात किया जाए मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल हो जाता है। क्या होता है, आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विद्या पिल्लई खिलाड़ी जो है आपके किस खेल से संबंधित हो जाती है, तो इसका राइट आंसर जो है स्नूकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्नूकर जो है विद्या पिल्लाई स्नूकर से संबंधित हो जाते हैं। अगर बात किया जाए भाला फेंक, तो भाला फेंक से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, वह है नीरज चोपड़ा। कौन है, नीरज चोपड़ा जो है इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है। और अगर बात किया जाए शतरंज के ग्रैंड मास्टर की, तो विश्वनाथन आनंद हो जाते हैं, जो कि आपके बहुत ही फेमस व्यक्ति हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, मंगल ऑर्बिटर मिशन। ध्यान दीजिएगा, मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम मंगलयान को किस वर्ष या तो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। इसका राइट आंसर जो है 2013 में। कब, मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम को जो है कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 2013 में इसे प्रक्षेपित किया गया था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश, कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, ध्यान दीजिएगा, श्रीहरिकोटा से क्या किया गया था, इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके 1913। जी हाँ, तो 1913 को जो है क्या किया गया था, आपको रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर बात किया जाए, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है आपके 1901 में हुआ था। कब हुआ था, 1901 में हुआ था। और अगर बात किया जाए कि अर्थशास्त्र में किसको, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1998 में अमर्त्य सेन को किन्हें दिया गया है, अमर्त्य सेन को जो है वो दिया गया, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए 2023 में जो है नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो नोबेल पुरस्कार जो है आपके नरगिस मोहम्मदी को, किन्हें, अब ध्यान दीजिएगा, नरगिस, किन्हें, नरगिस मोहम्मदी को जो है 2023 में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, तो आपको ये मानवाधिकारी कार्य करता है। क्या है, मानवाधिकारी कार्य करता है, इसलिए इन्हें दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिए, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी की अगर बात किया जाए, तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है आपको क्या हो जाएगा, पुत्रजया। क्या हो जाता है, पुत्रजया जो है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी हो जाता है। लेकिन मलेशिया की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी की बात किया जाए, तो ये जो है कुआलालंपुर हो जाता है। क्या हो जाता है, कुआलालंपुर जो है इसकी राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी हो जाती है। मलेशिया का पुराना नाम की अगर बात किया जाए, तो मलेशिया का पुराना नाम जो है वो क्या हो जाता है, तो मलेशिया का पुराना नाम जो है आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा, तो हो जाता है मलालन यूनियन। क्या होता है, मलालन यूनियन जो है क्या होता है, इसका पुराना नाम हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर एक क्वेश्चन छूट गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है कौन हो जाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो पोस्ट ऑफिस के लेखक हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि से किस दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में स्थित हो जाता है, तो ये जो है आपको दक्षिण पूर्व में स्थित हो जाता है। कहाँ हो जाता है, दक्षिण पूर्व में ये स्थित हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए अंडमान निकोबार, क्या, अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार
जो है 1 नवंबर, कब 1 नवंबर 1956 को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। क्या किया गया था? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। और अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से जो है 10 डिग्री चैनल, क्या 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करती है। क्या करती है? 10 डिग्री चैनल जो है अलग करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? किस राज्य ने बसों में, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने महालक्ष्मी योजना लागू किया है? तो इसका राइट आंसर जो है तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर तेलंगाना इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजिन ऑरिजन, ध्यान दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस देश के साथ लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो है कोरिया के साथ। किसके साथ? कोरिया के साथ जो है ये लॉन्च किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है कि मिस वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? ध्यान दीजिएगा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारे भारत में जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 जो है आयोजित किया गया। अगर बात किया जाए कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है वो किन्हें दिया गया है? तो सेनिन पाल पलासियोस को। किन्हें? सेनिन, ध्यान दीजिएगा, सेनिन पलासियोस को, ध्यान दीजिएगा, पलासियोस को जो है ये मिस वर्ल्ड का खिताब 2023 में दिया गया, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर बात किया जाए हड़प्पा कालीन नगर, ध्यान दीजिएगा कि लोथल, लोथल जो है किस नदी के किनारे हो जाता है? तो लोथल जो है आपको भोगवा नदी के किनारे हो जाता है। किस नदी के किनारे हो जाता है? भोगवा नदी के किनारे हो जाता है। अगर बात किया जाए लोथल की खोज कब की गई थी? तो लोथल की खोज जो है 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में जो है आपकी लोथल की खोज की गई थी। और किसके द्वारा? तो रंगनाथ, ध्यान दीजिएगा, रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा जो है क्या किया गया था? आपको लोथल की खोज की गई थी, जो कि आपके लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल जो है आपको ध्यान दीजिएगा कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो पहला असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर जो है 1920 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला राष्ट्रीय आंदोलन जो है किस वर्ष किया था? तो आपके 1920 में जो है किया था। कब? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद अपना पहला आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, तो कहाँ ठहरे हुए थे? तो इसका राइट आंसर जो है किंग्सले हॉल में। ज्यादा ध्यान दीजिएगा, किंग्सले हॉल में जो है क्या किए थे? ये ठहरे थे। अगर बात किया जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च को हुआ था। अगर बात किया जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 1930 को हुआ था। और इसका आयोजन जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन जो है लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कब आयोजित हुआ था? तो 17 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 17 नवंबर 1932 को। कब? 1932 को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। और ये भी जो है लंदन में ही
आयोजित किया गया था। अगर बात किया जाए कि गांधी इरविन समझौता को जो है दिल्ली समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है गांधी इरविन समझौता को। अगला प्रश्न की ओर देखेंगे तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आजाद हिंद फौज दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 12 नवंबर 1945 को। कब? 12 नवंबर 1945 को जो है आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो निम्नलिखित में से किसका जो है शास्त्रीय रूप हो जाता है? तो शास्त्रीय रूप जो है मणिपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय रूप मणिपुरी जो है मणिपुर का क्या हो जाता है? आपका लोक नृत्य हो जाता है। इस प्रकार से अगर भांगड़ा की बात किया जाए तो ये पंजाब का हो जाता है। क्या होता है? पंजाब का भांगड़ा नृत्य हो जाता है। अगर बात किया जाए भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है वो 8 है। कितना है? 8 हो जाता है। तो कौन कौन से हो जाते हैं इन 8 में? तो पहला तो है भरतनाट्यम। क्या होता है? भरतनाट्यम। दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है कथक, चौथा है कथकली, मोहिनी अट्टम। ध्यान दीजिएगा कि मोहिनी अट्टम हो जाता है। उसके बाद जो है मणिपुरी हो जाता है। उसके बाद ओडिसी हो जाता है। क्या होता है? ओडिसी हो जाता है। और उसके बाद जो है आपको सत्रिय हो जाता है। ये 8 लोक नृत्य जो है आपके क्या हो जाते हैं? भारतीय के शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। लेकिन छऊ नृत्य को, किसको? छऊ नृत्य को जो है क्या किया गया? शास्त्रीय लोक नृत्य का क्या किया गया? दर्जा दिया गया। क्या किया गया? दर्जा दिया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला का आयोजित, ध्यान दीजिएगा, छपार मेला का को आयोजित किया जाता है? तो छपार मेला की अगर बात किया जाए तो छपार मेला जो है पंजाब में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? पंजाब में जो है आयोजित किया जाता है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला, जी तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ में आयोजित किया जाता है? सोनपुर में आयोजित किया जाता है, जो कि गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया था। कहाँ? गंगा और गंडक नदी के क्या संगम पे आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार से जो है अगर बात किया जाए पुष्कर मेला, ध्यान दीजिएगा, पुष्कर मेला कौन सा मेला? पुष्कर मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में। कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में जो है पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार से जो है दादरी मेला, ध्यान दीजिएगा, दादरी मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दादरी मेला की अगर बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश में जो है दादरी मेला आयोजित किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं की बात कर रहा है तो केरल जो है कोरोमंडल तट में नहीं हो जाता। क्या होता है? केरल जो है कोरोमंडल तट नहीं हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र जो है कोंकण तट में हो जाता है, गुजरात काठियावाड़ तट का हो जाता है, कर्नाटक जो है मैंगलोर तट का हो जाता है। क्या होता है? मैंगलोर तट का हो जाता है। लेकिन केरल जो है आपको कोरोमंडल तट नहीं होगा बल्कि मालाबार तट होगा। कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि भारत की, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? तो भारत में कपड़ा मिल के संचालन की बात की जाए तो सबसे पहले आपके बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में जो है सबसे पहले कपड़ा मिल का संचालन हुआ था। अगर बात करें भारत जो है विश्व का, जहाँ तो विश्व का दूसरा कपास उत्पादन करने में इसका स्थान हो जाता है। क्या? कपास उत्पादन करने में जो है भारत का स्थान दूसरा हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चीन जो है इसमें प्रथम स्थान पे हो जाता है। क्या हो जाता है? चीन जो है प्रथम स्थान पे हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो निरंतर रूप से कौन सी जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है आपके सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता, ये सारे के सारे समस्याएं जो है
अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे म्यूनिक समझौता में शामिल नहीं किया गया था। तो म्यूनिक समझौता में जो है किसे शामिल नहीं किया गया था, तो रूस को, किसे, रूस को जो है शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा जर्मनी, इटली, फ्रांस सभी को जो है शामिल किया गया था। म्यूनिक समझौता हुआ कब था, तो 1938 में। कब हुआ था, म्यूनिक समझौता जो है 1938 में जो है हुआ था। ये जो है किन किन देशों के बीच हुआ था, तो जर्मनी, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, और जो है ब्रिटेन आपका हो जाएगा। इन 4 देशों के बीच म्यूनिक समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजात शत्रु के वंशज का क्या नाम था। तो अजात शत्रु के वंशज का जो है क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर जो है आपके अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश हो जाता है। क्या होता है, हर्यक वंश जो है अजात शत्रु के वंश का नाम हो जाता है। हर्यक वंश की स्थापना की बात करें तो ये किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। किसने की थी, बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। इस वंश को जो है पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना था, क्योंकि ये क्या करते थे, अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर क्या करते थे, बैठते थे। अजात शत्रु की अगर बात किया जाए तो अजात शत्रु को जो है कुनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुनिक कहा जाता है। इसी प्रकार से बिंबिसार को जो है श्रेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दीहा थी। क्या थी, दीहा जो थी वो रानी किस वंश की शासिका हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है ध्यान दीजिएगा, उत्पल वंश की। कौन सी, उत्पल वंश की शासिका जो है वो क्या हो जाती है, रानी दीहा हो जाती है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात किया जाए उत्पल वंश जो है कहाँ का वंश था, तो ये जो है कश्मीर का, कहाँ का, कश्मीर का ये वंश हो जाता है। उत्पल वंश की अगर बात किया जाए तो क्षेमेद्र, ध्यान दीजिएगा, क्षेमेद्र गुप्त 1950, ध्यान दीजिएगा कि 1950 ईस्वी में, कब, 1950 ईस्वी में जो है क्षेमेद्र, क्या नाम था, क्षेमेद्र गुप्त नाम का व्यक्ति जो है क्या किया था, गद्दी पर बैठा था। जी हाँ, तो गद्दी पर बैठा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यक संदर्भ में मिलता है। तो लौह का सर्वप्रथम जो है साहित्यक संदर्भ में किसमें मिलता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यजुर्वेद में। जी हाँ, तो यजुर्वेद में जो है लौह का साक्ष्य सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, लौह का सबसे पहले साक्ष्य देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, क्या है, नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है। तो मांजुली द्वीप की अगर बात किया जाए तो मांजुली द्वीप जो है असम में है। कहाँ स्थित है, आपके असम में हो जाता है। और ये किसका डेल्टा हो जाता है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र का, किसका, ब्रह्मपुत्र नदी का ये डेल्टा हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे जो है 1 सितंबर, क्या, 1 सितंबर 2016 को जो है गिनीज बुक में, ध्यान दीजिएगा, गिनीज बुक में जो है नाम दर्ज करवाया गया। क्या क्या करवाया है, नाम दर्ज करवाया गया। अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है उस प्रकार के मौसम की पहचान करें, ध्यान दीजिए, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है दक्षिणी पूर्वी मानसून, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी पूर्वी मानसून मौसम जो है ये भारत के मौसमों का हिस्सा नहीं होता। इसके अलावा सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम और दक्षिणी पूर्वी, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये तीनों को तीनों जो है क्या हो जाते हैं, आपके भारत के मौसम के भाग हो जाते हैं। भारत के में अगर बात की जाए कौन कौन से मौसम होते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा शीत, क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाता है। दूसरा कौन सा होता है, ग्रीष्म ऋतु हो जाता है, क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। तीसरा जो है वर्षा ऋतु हो जाता है, क्या होता है, वर्षा ऋतु। और चौथा जो है आपको शरद ऋतु हो जाता है। भारत के 4 मौसमों में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है भारत के सेवानिवृत्त, ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 2 दे दिया है,
अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें सारे के सारे कथन सही है, यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख, ध्यान दिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। वे एक निजी, ध्यान दीजिएगा, वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक का कार्यकाल व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार है। ये भी सही है। वे रेल, हवाई, स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत के कहीं भी, ध्यान दीजिए, कहीं भी उच्चतम श्रेणी का निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है। ये तीनों के तीनों कथन जो है आपको सही हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से, ध्यान दीजिए, निम्न में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो महाधिवक्ता की अगर बात किया जाए तो इसकी नियुक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा, इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की। किसकी, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इसके कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्या होता है, निश्चित नहीं होता। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, संविधान सभा, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो किसने रखा था, तो इसका राइट आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। क्या किया था, प्रस्तावना का प्रारूप जो है वो रखा था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए कि संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू ही हो जाते हैं। क्या होते हैं, जवाहरलाल नेहरू ही हो जाते हैं। अगर बात किया जाए ये प्रस्ताव जो है वो कब रखा गया था, तो 13 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 13 दिसंबर 1946 को, कब 13 दिसंबर 1946 को जो है इसका प्रस्ताव रखा गया था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था, संविधान को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन की अगर बात किया जाए तो ये आपके 1931 में, कब, 1931 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो किया गया था, जो आपको लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है बेनजीर भुट्टो हो जाती है। कौन होती है, बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर बात किया जाए कि भारत की, ध्यान दिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन हो जाती है, तो इंदिरा गांधी हो जाती है। कौन होती है, इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती है। अगर बात किया जाए कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी है, तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन होती है, श्री मावो भंडार नायके। क्या नाम है, श्री मावो, ध्यान दीजिएगा, श्री मावो भंडार नायके, ध्यान दीजिएगा, भंडार नायके जो है हो जाती है, जो कि बांग्लादेश की, कहाँ की सॉरी, बांग्लादेश की नहीं बल्कि श्रीलंका की, कहाँ की, श्रीलंका की प्रधानमंत्री हो जाती हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए यूनाइटेड किंगडम यूके की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होती है, तो कौन होती है, तो मार्गरेट थैचर। क्या होती है, मार्गरेट थैचर जो है वो पहली यूके की महिला प्रधानमंत्री हो जाती है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ। तो म्यांमार जो है वो कब आज़ाद हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 4 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 4 जनवरी 1948 को जो है म्यांमार क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को जो है आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो रूस की मुद्रा का नाम जो है रूबल हो जाता है। क्या होता है, रूस की मुद्रा का नाम जो है आपको रूबल हो जाता है। अगर रूस की राजधानी की बात की जाए तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को हो जाता है। कहाँ हो जाता है, रूस की राजधानी मॉस्को हो जाता है, जो कि आपको ध्यान दीजिएगा मास्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, मास्कोवा, कौन सा नाम है, मास्कोवा नदी के किनारे मॉस्को बसा हुआ है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है कह रहा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और रोमन
लिपि में जो है अंग्रेजी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्या किया गया था? आपको पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लाया गया था। अगर बात किया जाए भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है 2 अक्टूबर, क्या ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को, क्या 1959 को जो है वो क्या किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में जो है क्या किया गया था? लाया गया था, लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये जो है किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये जो है आपके 1993 में, कब? 1993 में जो है क्या किया गया था? आपको पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान जो है वो लाया गया। ये जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें प्रावधान लाया गया। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो क्या सुनिश्चित करना हो जाएगा? इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो विकास में जन भागीदारी, ये भी सही है। राजनीतिक, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक जवाबदेही, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही हो जाएगा। वित्तीय संग्रह, वित्तीय संग्रह जो है वो नहीं होता, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई है। ध्यान दीजिएगा, देश में सर्वाधिक समृद्धि दर जो है किस योजना के तहत प्राप्त की गई है? तो इसका राइट आंसर जो है 10वीं योजना के तहत। किसके योजना के तहत? 10वीं योजना के तहत जो है सबसे अधिक समृद्धि, ध्यान दीजिएगा, समृद्धि प्राप्त की गई है। अगर बात की समृद्धि दर की तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 7.6% था। अगर बात किया जाए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी थी? तो 6.1% थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी थी? तो 6.8% थी। और 9वीं में जो है 5 पॉइंट कितना 4 हो जाता है। इसी प्रकार से जो है 11वीं में, ध्यान दीजिएगा, 11वीं में कितना था? तो 11वीं में जो है आपका कितना था? तो 5.4 था। और सबसे ज्यादा जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में 8% समृद्धि दर जो है वो दर्ज की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पंचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य जो था वो गरीबी हटाना था। क्या था? गरीबी हटाओ, ये जो है आपकी पंचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य हो जाता है। जो तो पंचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य हो जाता है। पंचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत की प्रधानमंत्री, क्या भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो है वो पंचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होते हैं? प्रधानमंत्री हो जाती है। अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जन धन, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? तो इसमें जो है देखते हैं कि क्या का सही हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसे 2014 में शुरू किया गया था, ये सही है। इसके अंतर्गत लोगों को बैंकों में खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा आर्थिक सहयोग को सीधे खातेदारी के हस्तांतरित करना, ये भी आपका सही है, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसी के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए जो है सभी के खातों में क्या किया जाएगा? डाला जाएगा। ये जो है आपका क्या स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि नौकर, ध्यान दीजिएगा, नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत लिंक बचत योजना लोक भविष्य निधि, ध्यान दीजिएगा, लोक भविष्य निधि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? ध्यान दीजिएगा, इस पर जो है वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7.1%। ध्यान दीजिएगा, 7.1% जो है वर्तमान में क्या दिया जा रहा है? आपको ब्याज दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि पीपीएफ का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाता है। क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है पीपीएफ का फुल फॉर्म हो जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मिल्खा सिंह, ध्यान दीजिए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। ध्यान दीजिएगा, किसने जो है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल अयूब खान। ध्यान दीजिएगा, जनरल अयूब खान ने जो है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए कि अयूब खान जो है उस समय यानी कि 1960 का क्या था, आपके पाकिस्तान का, ध्यान दिएगा, पाकिस्तान का राष्ट्रपति हो जाता है। क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। और 1960 में ही जो है मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ को, ध्यान दीजिएगा, 400 मीटर की रेस में क्या किया था, हिस्सा लिया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिल्खा सिंह, ध्यान दीजिएगा, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या है, द रेस, ध्यान दीजिएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि 1978-79, ध्यान दीजिएगा, 78-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था। तो इस योजना का नाम जो है क्या हो जाता है, इसका नाम जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम नाम हो जाता है। जो तो समन्वित विकास कार्यक्रम इसका नाम हो जाता है। इसको जो है ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय विस्तार योजना, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर, क्या, 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अगर इसी प्रकार से बात किया जाए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत जो है 2007 में किया गया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना जो है यानी कि शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। कब किया गया था, 2014 में किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण समन्वित विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1978-79 में किया गया था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। तो भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है परिवार का उपयोग व्यय। जो है तो परिवार का उपयोग व्यय जो है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार हो जाता है। जो तो गरीबी आधारों का हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाजवादी सिद्धांतों को जो है अपनाया गया था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आपके पीसी महानोबलिस, ध्यान दीजिएगा, पीसी महानोबलिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महानोबलिस मॉडल पर द्वितीय और तृतीय हो जाएगा, और हेराल्ड डोमर मॉडल पे जो है प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पे जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व अधिकतम की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम की बात की जाए तो 277, ध्यान दीजिएगा, 277 केल्विन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जल का घनत्व 277 केल्विन पर अधिकतम होगा। अगर सेल्सियस में बात किया जाए तो सेल्सियस में जो है आपको कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो क्या होता है, जल का घनत्व सबसे अधिक देखने को मिल जाएगा। और 0 डिग्री पर जो है जल क्या होता है, बर्फ बन जाता है। जल का क्वथनांक जो है क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ये तो हो गया, दो कण जो है तो दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कण का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाएगा तो इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो ये जो है जब क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, क्या हो जाएंगे, क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो इसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हो जाता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है GMM, ध्यान देगा, GMM आर स्क्वायर हो जाता है। इसलिए आर को जब दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, दो समांतर, ध्यान दीजिए, दो समांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका क्या कारण है आकर्षित करने का। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी, उनके बीच चुंबकीय बल जो है क्या करते हैं, आकर्षण का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, जीव, ध्यान दीजिएगा, जीव जो अधिक दूर के संबंधी, जो तो जो जीव अधिक दूर से संबंधित हैं उनके डीएनए में
अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इस आधार पे निर्मित दृष्टिकोण को जो है क्या कहा जाता है? आणविक जाति वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आणविक जाति वृत्त जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अधिवृक्क, ध्यान दीजिएगा, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो है आपके मानव के जो, तो मानव के वृक्क में, किसमें? वृक्क में जो है वो स्थित होती है जो, तो वृक्क में जो है स्थित होती है, जिससे हार्मोन का स्रावन होता है। क्या होता है? हार्मोन का स्रावन होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है दाद, ध्यान दिएगा, दाद यानी कि रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? तो रिंग वर्म की अगर बात किया जाए तो ये जो है कवकीय बीमारी है। कैसी बीमारी है? कवकीय बीमारी हो जाती है जो, तो कवकीय बीमारी रिंगवर्म हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड हो जाता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या होता है? आपको साधारण नमक का नाम हो जाता है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो NaCl जो है वो क्या होता है? साधारण नमक का नाम, यानी कि साधारण नमक का जो है वो आपका फॉर्मूला हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? टेबल सॉल्ट के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट, ध्यान दीजिएगा, कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों, ध्यान दीजिएगा, दो पिंडों के बीच क्या होगा? तो दो पिंडों के बीच क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? उनके दो पिंडों के बीच वेग किसी भी क्षण समान होंगे। क्या भी? कि किसी भी क्षण जो है समान होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार की अगर बात किया जाए तो धारावाहक तार जो है वो कैसा होता है? तो ये आपको न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल हो जाता है, तो न्यूट्रल हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? यौन संचारित, ध्यान दीजिएगा, यौन संचारित रोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन बोला जा रहा है यौन संचारित रोग किसी भी संक्रमित व्यक्ति के किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला रोग है। तो ये आपका सही है कि ये दोनों से, इससे क्या होता है? संचारित होता है। HIV, HBV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेवार है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर C हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो कहा जा रहा है आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेह वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देते हैं? क्या करते हैं? ग्राही को जो है वो सक्रिय कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है उसे एगोनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एगोनिस्ट जो है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? अपस्मार, ध्यान दीजिएगा, अपस्मार मिर्गी, जिसे मिर्गी कहा जाता है, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मिर्गी जो है शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मिर्गी जो है आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? मिर्गी जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर बात किया जाए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो है वो लगभग 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम जो है मनुष्य के मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का वजन होता है। अगर बात किया जाए हृदय, हृदय का वजन जो है कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। क्या होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। क्या होता है? सबसे व्यस्त अंग जो है हृदय ही आपको होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है DNA के एकल क्षारक, ध्यान दीजिएगा, एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को जो है वो क्या कहा जाता है? तो बकवास, ध्यान दीजिएगा, बकवास उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकवास उत्परिवर्तन जो है वो कहा जाता है, तो उत्परिवर्तन कहा जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तत्व का घनत्व जो है सबसे अधिकतम हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ओस्मियम, ओस्मियम का घनत्व जो है यहाँ पे सबसे अधिकतम देखने को मिलेगा। इसका घनत्व जो है कितना होता है? तो 22.59, ध्यान दीजिएगा कि 22.59 GM, ध्यान दीजिएगा,
जी सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से पारा का घनत्व की बात की जाए तो पारा का घनत्व जो है 11.34 होता है। क्या होता है? 11.34 होता है। अगर बात किया जाए प्लेटिनम का घनत्व तो प्लेटिनम का घनत्व जो है 21.45 होता है। क्या होता है? 45 होता है, जो कि आपको लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पारा का घनत्व 11.34 नहीं बल्कि यहाँ लेड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेड का ये घनत्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन, ध्यान दिएगा, बी विटामिन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपको क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए राइबोफ्लेविन, जो तो राइबोफ्लेविन जो है आपको किसको कहा जाता है? विटामिन बी 2 को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? विटामिन बी 2 को कहा जाता है। बायोटीन जो है विटामिन बी 7 को कहा जाता है। और जो है आपका फॉलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा कि फॉलिक एसिड जो है, ध्यान दीजिएगा, फॉलिक एसिड जो है आपको विटामिन बी 9 को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? विटामिन बी 9 को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अभिसराहत करने में मुख्य भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है चिकनी अपद्रव्य, ध्यान दीजिएगा, अंतः द्रवी जालिका को क्या करती है? इसमें जो है ये मुख्य भूमिका निभाती है, या तो मुख्य भूमिका निभाती है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटिमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 7 से कम हो जाएगा। यानी कि अम्ल जो है पीले लिटिमस, ध्यान दीजिएगा कि क्या कर देता है? नीले लिटिमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? लाल कर देता है। और अगर क्षार की बात की जाए, क्या किया जाए? क्षार की बात किया जाए तो लाल से क्या करेगा? लाल से नीला कर देगा। क्या कर देगा? लाल से क्षार जो है वो क्या करेगा? नीला कर देगा, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति नियम की खोज जो है आपको ग्रेगर मेंडल ने की थी। किसने की थी? ग्रेगर मेंडल ने जो है वंशागति की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है एड्रे ध्यान दीजिएगा, एड्रेनालाइन की वजह से जो है क्या होता है? हृदय की धड़कन और श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। क्या होती है? श्वसन दर में एक साथ क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। अगर बात किया जाए थायरॉक्सिन की, किसकी? थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करने वाला आपका हार्मोन होता है। मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करने वाला क्या होता है? आपका हार्मोन होता है। अगर बात किया जाए एस्ट्रोजन, क्या? एस्ट्रोजन जो है नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन हो जाता है। क्या होता है? नर हार्मोन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो कौन सा पदार्थ जो है उदरपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर जो है आयोडीन। आयोडीन जो है उदरपातन की प्रक्रिया से क्या होता है? गुजरता है। हमारे खाने में जो, तो हमारे खाने में यानी कि नमक जो होता है, क्या होता है? नमक जो है इसमें आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन जो है समुद्री शैवाल के, ध्यान दीजिएगा, समुद्री शैवालों में भी पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि मानवों में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण किस नियम, ध्यान दीजिए, किस नियमन में होता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या होता है? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से। किसके? अंतःस्रावी तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से जो है ये नियमन और नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अनियोन, ध्यान दीजिएगा, अनियोन प्रेरकत्व की मात्रक क्या है? तो अनियोन प्रेरकत्व का मात्रक जो है वो क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी जो है अनियोन
प्रेरकत्व का मात्रक हो जाता है। अगर बात किया जाए वेबर की, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका है? ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम हो जाता है। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाता है। गॉस की अगर बात किया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वो गॉस हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा, निम्न प्रजातियां, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? क्या है? निम्न प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है CrO, ध्यान देगा, CrO2 और Cl2 दिया, तो CrO2 और CO2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या होता है? तो समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अभिवहन। जो तो अभिवहन के कारण जो है समुद्र तट के सहारे जो है कोहरे का निर्माण होता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न हो जाता है। क्या होता है? सबसे लास्ट प्रश्न हो जाता है। कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन की अगर बात किया जाए तो ट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत कथन है। क्या है? गलत कथन। इसके अलावा जो है ट्रोजन यूजर के संपर्क से फैलता है और ईमेल अटैचमेंट खोलना या इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना और निष्पादित करना, ये आपका सही हो जाएगा। ट्रोजन एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, ये भी आपका सही है। कुछ ट्रोजन सिस्टम में दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता पहुंच देने के लिए बैकडोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैकडोर बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का 75 जीके और जीएस का क्वेश्चन। जी हाँ, तो जीके और जीएस का क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ हम आज के इस सेट के बाद लाने वाले हैं सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 4, जो कि जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।